हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिक्स का एक अच्छा सा टॉपिक है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन बाय रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस, इसमें देखिए ये आपका एक स्फेरिकल सरफेस है। स्फेरिकल सर्कल के ठीक सामने यहाँ पर आपका रखा हुआ है कोई एक ऑब्जेक्ट ए बी। अब ए बी के पॉइंट बी से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है वो फोकस से होकर चली जाती है, क्योंकि जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आएगी फोकस से होकर जाएगी। हाँ, आप एफ के बारे में सोच रहे हैं कि सर आपने एफ जो है सी के उधर क्यों रख दिया है, तो डेफिनेटली इसमें फोकस आर इक्वल्स टू आर, फोकस जो होता है एफ इक्वल टू म्यू बाई आर होता है। रिफ्रैक्शन फार्मूले से आप देख सकते हैं यू की वैल्यू एफ रखकर, यू की वैल्यू इन्फिनिटी रखकर और वी की वैल्यू एफ रखकर जब आप निकालेंगे तो आपको फोकल लेंथ जो आएगी आर अपान म्यू माइनस वन आएगी। और म्यू माइनस वन की वैल्यू सिंस ऑलवेज लेस दैन वन, generally less than 1, hence generally focal length is always greater than its radius of curvature। इसीलिए हमने फोकल को दिखाया है सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर। पोल से फोकल की लेंथ की दूरी यानी फोकस की दूरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी से ज़्यादा दिखाई है। तो इसमें आश्चर्य होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंगल है, ये लेंस नहीं है, ये स्फेरिकल सरफेस है। इसलिए जो है आपका जो फोकस लेंथ है वो दूर दिख रहा है और सेंटर ऑफ कर्वेचर रज दिख रहा है, तो इसमें कोई होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हम लोग ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी का यूज करने जा रहे हैं। किसका यूज करने जा रहे हैं? इन सिमिलियर ट्रायंगल, इन सिमिलियर ट्रायंगल, सिमिलियर ट्रायंगल ABC and A dash B dash C। अब आप देख सकते हैं ये एंगल इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट है, ये वाला राइट एंगल है, और किसी ट्रायंगल के दो एंगल अगर सेम हो गए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाता है। तो ये सिमिलियर हो गए, इसलिए हमने डायरेक्टली लिख दिया है सिमिलियर ट्रायंगल ABC। फिगर के बारे में हमने बहुत डिस्कस नहीं किया, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार मैं समझा दे रहा हूँ। AB आपका एक ऑब्जेक्ट है जो स्फेरिकल सरफेस के सामने रखा हुआ है। B से चलने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाती है। दूसरी रे जो B से चलती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली रेज स्ट्रेट निकल जाती है विदाउट एनी डेविएशन। चूँकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी ऑटोमेटिकली, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ऑटोमेटिकली ज़ीरो होगा। तो ये रे विदाउट डेविएटिंग स्ट्रेट निकल जाती है, और ये दोनों रे आगे बढ़कर यानी दोनों रिफ्रैक्टेड रेज V डैश पर मिलती है। तो B डैश V का रिफ्रैक्शन द्वारा बना हुआ इमेज हो गया। अगर V डैश से हम प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर B डैश A डैश डालेंगे तो डेफिनेटली A डैश जो होगा वो A की इमेज होगी, यानी A डैश B डैश इमेज की लेंथ होगी और AB ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी। और अब हम सिमिलियर ट्रायंगल ABC और A डैश B डैश C में लेते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलियर होते हैं, दो ट्रायंगल सिमिलियर होते हैं तो क्या होता है? दो ट्रायंगल सिमिलियर होने का मतलब उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। इसके मतलब अगर हम लें A डैश B डैश अपान AB, यानी इनके एल्टीट्यूड का रेशियो इनके बेसिस के रेशियो के बराबर होगा, A डैश C अपान AC के बराबर हो जाएगा। अब देखिए A डैश B डैश क्या है? इमेज की लेंथ है। जनरली हम लोग इसे I से डिनोट करते हैं लेंथ ऑफ इमेज को,
हमने इसे -i कर दिया है। इसलिए -i कर दिया है कि आपकी इमेज जो बन रही है कैसी बन रही है, इमेज डेफिनेटली दिख रही है कि ये इन्वर्टेड बन रही है, इसलिए इसको निगेटिव ले लिया। ऑब्जेक्ट की लेंथ को हमने o लिया है और ये चूंकि स्ट्रेट है इसलिए इसे पॉजिटिव लिया है। AC को हम क्या लिख सकते हैं, A' C, जरा ध्यान दीजिएगा, A' कैन बी रिटन एज A' P माइनस PC। इट इज नॉट प्रियंका चोपड़ा, it is distance of pole from, it is distance from pole to the center। again AC क्या हो जाएगा, it can be written as PA plus PC। अब आप देखेंगे कि हर डिस्टेंस को हमने P से लेने की कोशिश की, क्योंकि जो हमारा ट्रेडिशन है उस ट्रेडिशन में जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली जो है सारी डिस्टेंसेस जो मेजर की जाती है, जनरली क्या ये हमारे लिए नियम ही है एक तरीके से कि पोल को हम लोग ओरिजिन मेजर करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस मेजर करते हैं, उसके से होकर जाने वाले यानी पी सी पर जो टेंजेंट होगा स्फेरिकल सरफेस पे वही आपका वाई एक्सिस होगा। तो जनरली डिस्टेंसेस को हम एक्सिस के अलांग पी से ही मेजर करते हैं और एक्सिस के ऊपर या नीचे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। इसीलिए हमने सारी डिस्टेंसेस को पी से डिस्टेंस के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो A' P एक्चुअली है क्या, A' P इट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज, इट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। इसको आप क्या लिख सकते हो V। एंड PR क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम पोल, हेंस इट इज इक्वल टू R। नाउ अगेन PA क्या है, माइनस ऑफ U। वाई माइनस ऑफ U, सिंस इट इज मेजर्ड अपोजिट टू द रे। पोल से मेजर्ड किया है, रे इधर से लेफ्ट टू राइट चल रही है और डिस्टेंस P से A की तरफ है, इसलिए अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन इसको हमने क्या ले लिया है, माइनस ले लिया है, और PC वो राइट साइड में है उसको हमने R ले लिया है। अब ये हो गया माइनस I बाई O, माइनस I बाई O, यही हमारा होता है मैग्निफिकेशन, यही होता हमारा मैग्निफिकेशन। तो अगर I बाई O हम करें तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ चेंजेस आ जाएंगे, U माइनस R हो जाएगा, क्योंकि माइनस अगर उधर चला गया तो ये हो जाएगा B माइनस R अपॉन U माइनस R, और ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन। ये क्या हो गया, मैग्निफिकेशन। फर्दर इसको और हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। एक हमारा ये फार्मूला डेवलप हो गया, इसको हमने 1 के रूप में ले लिया। मैग्निफिकेशन क्या आ गया, B माइनस R डिवाइडेड बाई U माइनस R, where B is the distance of image from the pole and U is the distance of object from the pole. Now using refraction formula, refraction formula जब हम यूज करेंगे तो हमें क्या है, म्यू वाई वी, चूंकि सेकंड मीडियम में हमारी रे बन रही है, रे कहाँ बन रही है, सेकंड मीडियम में बन रही है, तो हम लिखेंगे म्यू बाई वी। मान लीजिए इसको एयर है तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई U, राइट, इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई R, म्यू माइनस 1 बाई R। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू है, इसका 1 है। क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, म्यू बाई वी माइनस म्यू बाई R इज इक्वल टू 1 बाई U माइनस 1 बाई R। ट्रांसपोज कर लिया, क्या कर लिया, ट्रांसपोज कर लिया। इसमें म्यू कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम भी R हो जाएगा,
ये आर माइनस वी हो जाएगा, सिमिलरली ये आर माइनस यू हो जाएगा और ये यू आर हो जाएगा। जो चीज़ बहुत मात्रा में हो जाती है उसका नष्ट होना प्रायः निश्चित होता है, और सिमिलरली वही यहाँ पर हुआ है। आर की अधिकता हो गई थी इसलिए आर की बकरा ईद हो गई, आर की क्या हो गई, बकरा ईद हो गई और कट गया। क्लियर? अब क्या है, अब हमारे पास आ गया है म्यू। अब देखिए यहाँ से म्यू इक्वल टू हो गया आर माइनस यू, म्यू इक्वल टू आर माइनस यू अपॉन आर माइनस वी, आर माइनस वी, राइट। रुक जाओ का, देखिए आर माइनस यू अपॉन बी माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई यू। आर माइनस यू अपॉन आर माइनस वी, आर माइनस यू अपॉन आर माइनस वी इंटू बी बाई यू इक्वल टू म्यू। अब देखिए, मान लेते कि अगर इधर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 होता और आपके स्फेरिकल सरफेस का म्यू2 होता, तो म्यू इक्वल टू कितना होता, म्यू2 बाई म्यू1 होता। ऐसे केस में क्या हो जाता, ये म्यू2 बाई म्यू1 इक्वल टू आर माइनस यू अपॉन आर माइनस वी इंटू बी बाई यू, यानी ये हो जाता म्यू2 बाई म्यू1 आर माइनस वी अपॉन आर माइनस यू इक्वल टू वी अपॉन यू। ये भी तो यम ही होता है कि नहीं होता है? अब देखिए, वो भी यम है और ये भी यम है, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे या नहीं होंगे? तो वहां से अब ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब लिखिए फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव। अब हमें इस फिगर की ज़रूरत नहीं रही, हमारे पास दो इक्वेशन आ गए और इसको सिंप्लीफाइड करके हम लोग क्या करेंगे, अपना इक्वेशन निकाल लेंगे। अब देखिए क्या है, यम इक्वल्स टू वी बाई यू म्यू2 माइनस म्यू1 आर माइनस वी अपॉन आर माइनस यू। अब देखिए यहां से b माइनस आर, वन मिनट, यम ये हो गया हमारा। नाउ ये हमारा क्या है, ये हमारा 2 है और ये हमारा 1 है। अब इन दोनों से हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम क्या पा रहे हैं, इसके प्लेस पर हम यम रख सकते हैं। ये यम है क्या, क्यों बच्चों? आर माइनस बी अपॉन आर माइनस यू, आप चाहें तो लिख सकते हैं भाई। देखिए ध्यान से देखिए, म्यू2 बाई म्यू1 वी माइनस आर यू माइनस आर, क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे वी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। है कि नहीं है? अब देखिए, इसकी जगह पर अगर हम यम पुट कर दें तो ये हमारा इक्वेशन क्या बन जाता है, यम
μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू v बाई यू। इसकी जगह पर हमने यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से यम रख दिया, तो हमारा क्या आ गया, यम μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू v अपॉन यू, और यम इज इक्वल टू क्या हो गया, v अपॉन यू इंटू μ1 बाई μ2। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं v अपॉन μ2 अपॉन u अपॉन μ1। दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट, सॉरी दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। हमको क्या प्रूव करना था, हमको प्रूव करना था यम की वैल्यू b माइनस आर के टर्म्स में भी और u माइनस आर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, b बाई यू के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, और साथ साथ v बाई μ2 अपॉन u बाई। तो फाइनली हम क्या प्राप्त करिए, फाइनली हमको मिला कि जो ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन है ये b बाई यू के बराबर हो सकता है, i बाई ओ के बराबर हो सकता है, और किसके बराबर हो सकता है, μ2 बाई μ1 r माइनस वी अपॉन, ये लॉन्गिट्यूडिनल है और ये है, दोनों से रिश्ता हम बनाएंगे तो हमारा यम जो है, एक तो हमारा यम निकल गया ये v माइनस आर अपॉन यू माइनस आर, ठीक है, और दूसरा निकल गया यम इक्वल टू v माइनस आर की जगह पर v माइनस आर और u माइनस आर की जगह पे यम अगर पुट कर दिए तो हमारा मैग्निफिकेशन क्या आ गया, v अपॉन यू μ1 बाई μ2। इसको हम लिख सकते हैं b बाई μ2 अपॉन u बाई μ1। क्लियर हो गया, कोई डाउट? नेक्स्ट वन हाँ स्टूडेंट्स देखिए आप ध्यान से, इसमें आप देख रहे हैं कि आपको एक प्रॉब्लम दी गई है, ऑप्टिक्स की ये प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, इसमें ये बोल रहा है कि लाइट इंसिडेंट फ्रॉम ग्लास रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 ऑन द साइड ऑफ इंटरफेस ऑफ एन ग्लास एयर, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ डेविएशन इज 90 डिग्री। अब देखते हैं हम लोग, ये मान लीजिए कि मीडियम कैसा है, ग्लास एयर इंटरफेस है, यानी ये वाला मीडियम कैसा है, ग्लास है, और ये वाला एयर है, ये वाला एयर है। ऐसे समझिए, उल्टा समझिए, ध्यान दीजिए, ऊपर ग्लास है नीचे एयर है, और रे किधर से आ रही है, ग्लास से एयर में। किधर आ रही है, ग्लास से एयर में, तो ग्लास से एयर में आई, आने दो, राइट। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर ये रिफ्रैक्ट करती है तो आपको पता है कि जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो रे क्या होती है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर नहीं बेंड होती तो ऐसे जाती, नहीं बेंड होती तो ऐसे जाती, बेंड होगी तो या तो ऐसे जाएगी या तो ऐसे जाएगी या तो ऐसे जाएगी। भाई जितना ज़्यादा डेविएशन कर ले, लेकिन मैक्सिमम डेविएशन रिफ्रैक्शन में तो यही कर पाएगी, इतना। क्यों बच्चा, ये R है और ये तो 90 माइनस R ही होगा। डेविएशन कहते किसे हैं, इनिशियल पाथ से जितना डेविएट करे उसे ही क्या कहते हैं, डेविएशन कहते हैं। अब क्लियर कट है कि रिफ्रैक्शन के द्वारा डिफ्रैक्शन तो 90 डिग्री से नहीं हो सकता है। अगर आप ये सोचें
कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है अब 90 माइनस आर, 90 माइनस आर ही डेविएशन होगा मैक्सिमम। आर की वैल्यू 0 रख देंगे तो डेविएशन 0 हो जाएगा। आर की वैल्यू 0 रख देंगे तो डेविएशन 0 हो जाएगा। देख सकते हैं ना कि आर की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू 0 रखेंगे तो रेस सीधी निकल जाएगी, यानी नॉर्मल अगर इंसिडेंस आप देखें तो सीधे निकल जाएगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा। कॉन्सेप्ट वाइज समझिए, अगर आर की वैल्यू 0 हो जाए, आर की वैल्यू 0 कब होगी, जब आई की वैल्यू 0 होगी। आई और आर दोनों की वैल्यू 0 होगी तो डेविएशन तो खत्म हो गया। तो स्पष्ट है कि अब ये हम देख सकते हैं कि अगर रिफ्रैक्शन से अगर हम देखें तो एंगल ऑफ डेविएशन लेस देन 90 होगा, और लेस देन 90 होगा और हमें डेविएशन कितना कराना है, 90 डिग्री। इसके मतलब ये रिफ्रैक्शन की बस के बात नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, सिंपली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है तब अब एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है, हम जानते हैं कि ट्वाइस आई। रिफ्लेक्शन के कारण जो डेविएशन होता है कितना होता है, 180 माइनस आई। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कितना है, 90 डिग्री। इट इंप्लाइज दैट ट्वाइस आई, ट्वाइस आई कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। दिस इज योर आंसर। देखिए आपके पास एक नया क्वेश्चन है, इसमें क्या है, एक बीम ऑफ लाइट जो है इंसिडेंट हो रही है हॉलो प्रिज्म पर, हॉलो प्रिज्म ऑफ ग्लास है, और जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। देखिए अगर ये प्रिज्म होता तो क्या होता, देखिए अगर प्रिज्म होता तो ये क्या होता, मान लीजिए कि ये, तो इस सरफेस पे ये क्या करती, वायलेट सबसे ज़्यादा बेंड करती, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है और रेट सबसे कम, आर। क्लियर। और इस सरफेस पे जब आता तो क्या होता, क्योंकि फर्स्ट टाइम में हमारी एयर टू ग्लास सफ़र कर रही है और सेकंड में ग्लास टू एयर सफ़र कर रही है, तो एयर सफ़र करेगी तो अब यहाँ पर देखिए बेंडिंग टुवार्ड्स नॉर्मल होगा और यहाँ पर बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। तो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो आर इतना करेगी और वायलेट आपकी इतना करेगी, यानी कहने का मतलब ये हो गया दोनों ही डेविएशन एक ही डायरेक्शन में होंगे, दोनों ही डेविएशन एक ही डायरेक्शन में होते, यानी वायलेट बेस की तरफ मुड़ती और ज़्यादा बेस की तरफ मुड़ती और रेड भी बेस की तरफ मुड़ती, बट कम एंगल से जो है ये मुड़ती। लेकिन यहाँ पर केस बिल्कुल दूसरा नज़र आ रहा है। नज़र क्या आ रहा है कि यहाँ पर रे जो आएगी तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन पे, यानी दोनों एक ग्लास प्लेट की तरह से बिहेव कर रही है। जितने एंगल से रेज अगर मान लीजिए ये दो में टूटती भी तो ये क्या होती, ये जितना डेविएट करती इधर की तरफ, फिर नॉर्मल में, इस नॉर्मल में जब ग्लास टू एयर एंट्री होने लगती तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में, चूंकि नॉर्मल तो वही है, इसमें नॉर्मल की डायरेक्शन बदल रही है, इसमें डायरेक्ट की डायरेक्शन दोनों सरफेस के लिए सेम हो रही है, तो इसमें क्या होगा, डेविएशन फिर से वैसे हो जाएगा, यानी ये रे और ये रे पैरेलल हो जाएगी। सेम फिनोमेना ऑब्जर्व होगी यहाँ पर, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रेक करेगी, फिर से स्प्लिट करेगी, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद फिर एक सारी रेज जो है एक ही डायरेक्शन में चली जाएंगी। इसके मतलब कोई स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होगा। इस ऑप्शन से देखें तो लाइट इमर्जिंग फ्रॉम प्रिज्म गिव्स नो डिस्पर्सन, तो ऑप्शन ए सही होना चाहिए, ऑप्शन ए सही होना चाहिए। अन्य ऑप्शंस को एक बार हम लोग देख लेते हैं। लाइट इमर्जिंग फ्रॉम प्रिज्म गिव्स स्पेक्ट्रम गलत है, स्पेक्ट्रम मिल ही नहीं सकता। दूसरा, लाइट इमर्जिंग फ्रॉम प्रिज्म गिव्स स्पेक्ट्रम नहीं हो सकता, यानी स्पेक्ट्रम देने की बात जहां भी आ जाएगी वो ऑटोमेटिकली ऑप्शन कट हो जाएगा। लाइट इमर्जिंग फ्रॉम गिव्स स्पेक्ट्रम, ये क्यों स्पेक्ट्रम देना चाहते हैं बार बार, यानी ऑप्शन 1 आपका सही हो गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हाँ देखिए, फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें क्या है, फ्रॉम ग्राफ
ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। ये दिया गया है कि 30 डिग्री जब एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है तो एंगल ऑफ डेविएशन 30 डिग्री है। 60 डिग्री एंगल ऑफ डेविएशन होता है, 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना है? 30 डिग्री है। ज़रा ध्यान से देखिए, प्रिज्म में अगर हम लोग देखते हैं तो ये प्रिज्म का एंगल ये होता है, यहाँ से ये रे चलती है, फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करती है और इसके बाद फिर इस पर क्या होती है, ये चली जाती है, नहीं बेस से दूर जाएगी, डेफिनेटली बेस से दूर जाएगी। तो फर्स्ट रे इंसिडेंट ये थी और यानी इमरजेंट रे और इसके बीच का जो एंगल आएगा यही एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। एंगल ऑफ डेविएशन ए, आई और ई कौन है? ये देखिए एंगल ऑफ इमरजेंस, इसके बीच में रिश्ता क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन में रिश्ता क्या होता है? I1 प्लस I2 माइनस ए। ये रिलेशन होता है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस। थोड़ा सा फिगर क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही हो गया। ये देखिए, ये आपकी इमरजेंट रे है, ये है आपकी इमरजेंट रे और ये दूसरे वाले सरफेस पे खींचा गया नॉर्मल है, और ये I2 है और ये I1 है और ये डेल है। क्या है? डेल है। अब डेल को ध्यान से देखिए तो ये क्या है? पूरा ये I1 है, ये I2 है और ये है, तो रिश्ता इसमें होता है डेल इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए। अब इसमें देखिए डेविएशन तो दो कलर के लिए सेम हो रहा है, यानी जब ये 30 डिग्री हो रहा है तो डेविएशन 30 डिग्री, जब 60 डिग्री हो जाता है तब भी डेविएशन 30 डिग्री। इसका मतलब क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 30 डिग्री होता होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, सॉरी एंगल ऑफ इमरजेंस 60 डिग्री हो जाता होगा, और जब 60 डिग्री हो जाता है तो फिर एंगल ऑफ डेविएशन, हाँ, यानी ये आपस में बदले हुए, यानी I1 अगर 30 डिग्री तो I2 कितना है? 60 डिग्री, या I1 60 डिग्री हो जाए तो I2 जो होगा वो 30 डिग्री रहा, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, क्योंकि ये वैल्यू फिक्स है। क्योंकि ए की वैल्यू तो फिक्स्ड है, तो I1 प्लस I2 फिक्स होने का मतलब क्या है? डेल फिक्स है, ए फिक्स है, और I1 प्लस I2 भी, यानी इनका समेशन तो फिक्स ही होगा। अगर समेशन नहीं फिक्स होगा तो I और ए के फिक्स होने पर एंगल ऑफ डेविएशन बदल जाता। डेविएशन नहीं बदल रहा है, यानी ये और ये फिक्स हैं, इसके मतलब इसको फिक्स होना पड़ेगा। यानी I1 प्लस I2 की वैल्यू फिक्स है, यानी I1 अगर 30 डिग्री ले रहा है तो I2 को 60 लेना पड़ेगा, और I1 अगर 60 डिग्री ले रहा है तो I2 को 30 लेना पड़ेगा। यानी I1 प्लस I2 हमारा कितना हो गया? I1 प्लस I2 90 डिग्री होगा। इट मीन्स हमको ये पता लग गया कि डेल एंगल ऑफ डेविएशन 30 डिग्री है। I1 को अगर हमने 30 लिया तो इसको 60 लेंगे, और ये हो गया आपका A, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। क्लियर? एंगल ऑफ ये हो गया। क्लियर है? अब देखिए आपके पास एक और क्वेश्चन आ चुका है, और इस क्वेश्चन में क्या है देखिए ज़रा ध्यान से। एक्स वाई प्लेन एक बाउंड्री है बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, z ग्रेटर आर इक्वल टू 0 यानी, और z लेसर आर इक्वल टू 0, यानी ये डेफिनेटली इट मस्ट बी एक्स वाई प्लेन, क्योंकि एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होता है? z इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि एक्स वाई प्लेन पर हर पॉइंट की एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस क्या होती है? 0। एक्स वाई प्लेन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो जेड कोऑर्डिनेट होता है, और जेड 0 है, इसके मतलब वो एक्स वाई प्लेन है।
अब z ग्रेटर देन 0 एक मीडियम है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक मीडियम है और निगेटिव एक्सिस की तरफ दूसरा मीडियम है, यानी रे हमारी जो है z इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 से z लेसर देन 0 की तरफ जा रही है, z ग्रेटर देन 0 से z लेसर देन 0 की तरफ जा रही है। तो ये हमारा नॉर्मल है, यानी z एक्सिस नॉर्मल हो जाएगा। रे हमारी आ रही है और रे इंसिडेंट हो रही है। रे क्या है? इक्वेशन ऑफ, यानी वेक्टर रिप्रेजेंटिंग रे, रिप्रेजेंटिंग रे क्या है? ए ले लेते हैं इसको, 6√3i प्लस 8√3j माइनस 10 ऑफ की। नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? डेफिनेटली z एक्सिस होगा। क्या होगा? z एक्सिस होगा। आप उसे क्या कर लोगे? इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा कि, तो z एक्सिस और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा? आपको पता है cos थीटा इक्वल टू दो वेक्टरों के बीच का एंगल क्या होता है? a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b। वेक्टर का कॉन्सेप्ट है कि अगर दो वेक्टर a और b हैं तो उनके बीच का एंगल a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b से दिया जाता है। तो a और k के बीच, यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बीच का रे क्या हो, एंगल क्या हो जाएगा? cos थीटा। अब दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा? आपको पता है, क्या पता है? k का अगर i से डॉट प्रोडक्ट होगा तो 0 हो जाएगा, तो लिखने से कोई फायदा नहीं। k का अगर 8√3j यानी j से प्रोडक्ट होगा तो k डॉट j भी 0 हो जाएगा। ये वेक्टर के कॉन्सेप्ट से है। इट मीन्स a डॉट b क्या हो जाएगा? k डॉट माइनस 10 डॉट k, यानी माइनस 10 k डॉट k, और k डॉट k क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और k डॉट k जब 1 हो जाएगा तो डेफिनेटली मॉड ऑफ a क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ a हो जाएगा आपका 6√3 का स्क्वायर, 36 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 108, 8√3 64 मल्टीप्लाइड बाई 3, 8√3 का स्क्वायर 64 इंटू 3 होगा, या 192 हो जाएगा, 192। एंड थर्ड कंपोनेंट क्या है? माइनस 10, इसका स्क्वायर हो जाएगा 100। तो ये हो गया आपका मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ बी क्या है? मॉड ऑफ बी की जगह पे दूसरा वेक्टर हमारे पास यूनिट वेक्टर के है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। ये हो गया माइनस 10/20, क्योंकि ये टोटल सम कितना हो रहा है हमारा? 400 हो रहा है। 400 का स्क्वायर रूट 20 हो जाएगा। ये आ गया -1/2। कितना आ गया? -1/2। -1/2 आने का मतलब क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है 120 डिग्री होगा, ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसका ऑब्ट्यूज वाला ले लेंगे, तो ऑब्ट्यूज कितना हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा I = 60 डिग्री, क्योंकि 180 - 120 यानी ये हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट ऑफ यानी स्नेल लॉ का यूज करते हुए हम निकालते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो म्यू = क्या हो जाएगा? म्यू = μ2/μ1, μ2/μ1 = साइन ऑफ r इंटू साइन ऑफ i, सॉरी साइन ऑफ i इंटू साइन ऑफ r। ये हो जाएगा μ2/μ1। सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी z > 0 वाले का √2 है, और दूसरे वाले का क्या है? √3 है। तो ये हो गया आपका √3 और ये हो गया आपका √2। साइन i आपको 60 डिग्री हो गया, साइन r को पता नहीं, चलो पता लगाते हैं।
साइन आर क्या हो गया, √2/√3 साइन ऑफ 60 डिग्री। भाई साहब आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या है, √2/√3 है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2/√3 मल्टीप्लाइड बाई √3/2 कैंसिल, यानी क्या आ गया, 1/√2। यानी इट इम्प्लाइज दैट R इज इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा, 45 डिग्री। R इज इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री। यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपको निकल गया। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकल गया, अब हमको निकालना है क्या, अब हमको निकालना है रिफ्रैक्टेड रे का इक्वेशन। रिफ्रैक्टेड रे के इक्वेशन को निकालने में एक चीज हमारे लिए बहुत मददगार साबित होगी, और वो क्या हो सकती है कि जिस इंटरफेस के पर रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके एलांग जो कंपोनेंट होंगे, दे आर नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड, दे आर नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड। द ओनली इट इज ओनली नॉर्मल कंपोनेंट to the interface is going to be changed। तो सपोज किया कि हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे है उसका इक्वेशन या उसके एलांग जो वेक्टर है वो क्या मान लेते हैं, वेक्टर को आपने ए माना है, दूसरे को बी मान लीजिए, तो आपका दो तो चेंज ही नहीं होने जा रहे हैं, 6√3i एज इट इज बना रहेगा, 8√3j ये भी एज इट इज बना रहेगा। ये वाला जरूर आपका चेंज हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता है, ऑफ कोर्स किसी को नहीं पता है। यही हमें फाइंड आउट करना है। The value of z is going to be, we have to find out the value of j, clear। अब देखिए यहां से, अब वो हमको पता है कौन सा, r, एंगल r पता है, क्योंकि अभी अभी हमने निकाला है। तो जो आपका नॉर्मल है, नॉर्मल क्या हो गया, माइनस के है, क्लियर है। क्योंकि ये देखिए ये नॉर्मल गया नीचे, जैसे मान लीजिए ये रे आई और ये नॉर्मल गया, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, ठीक। अब चूंकि z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू उसमें जा रही, तो आप कंसीडर इसको कर सकते हो, -z भी कंसीडर कर सकते हो, चूंकि ये जा रही है किधर, नीचे की तरफ जा रही है। अब फिर से हम एक बार प्रयोग करते हैं कास आर का पता लगाने के लिए। कास आर का कैसे पता लगा पाएंगे, कास आर का पता लगाएंगे, ये तो हमको पता ही है, क्योंकि आर पता है तो कास आर तो पता ही हो जाएगा ना। तो कास आर का क्या पता लगाएंगे, नहीं पता लगाएंगे, कास आर तो हमें पता है। हम क्या करेंगे, v डॉट के करेंगे, v डॉट के करेंगे, अपॉन मॉड ऑफ v करेंगे और मॉड ऑफ के करेंगे। r की जगह पर क्या रख देंगे, 45। भाई r क्या है, अभी आपने जस्ट चंद सेकंड पहले निकाला था, r इक्वल्स टू क्या है, 45। तो ये हो गया आपका कास ऑफ 45 v डॉट के। आप जानते हैं कि k का 6√3i में होगा मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा i डॉट के, जो कि 0 हो जाएगा। 8√3j वाले में मल्टीप्लीकेशन होगा यूनिट वेक्टर k का, तो ये भी 0 हो जाएगा। यानी ओनली कंपोनेंट दैट इज गोइंग टू सर्वाइव इज z। चूंकि -j इंटू के क्या हो जाएगा,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जेड के डॉट के हो जाएगा, जेड हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होने जा रहा है जरा ध्यान दीजिए, ये क्या है 6√3 यानी इसका स्क्वायर यानी 108। फिर क्या है 8√3 का स्क्वायर, 8√3 का स्क्वायर 192 अभी। और इसका तो पता ही नहीं, इसका तो पता नहीं, वही तो पता लगाने की कोशिश हो रही है। अब आप ध्यान दे सकते हो कि इसका हमें नहीं पता है, इसका भी नहीं पता है, तो हम क्या कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं ना भाई। ऐसा थोड़े छोड़ देंगे कि अगर नहीं पता है तो नहीं पता करेंगे। सॉल्विंग का प्रोसेस क्या है, जो क्वेश्चन का फ्रेमर होता है वो उसमें क्या करता, नॉट्स डालता है, और सॉल्वर की भूमिका क्या होती है, उस नॉट्स को समझता है। अगर नॉट्स समझ गया तो सवाल इजी है, एकदम हलवा है। अगर नॉट्स समझ में नहीं आई कि गांठें कैसी पड़ी हुई हैं तो और उलझती ही जाएंगी फिर सुलझने के बजाय। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, सैंपल सी भूमिका है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, √2z इक्वल टू 300 प्लस जेड स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ट्वाइस ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 300 प्लस जेड स्क्वायर, यानी जेड इक्वल टू जे स्क्वायर के इक्वल टू कितना हो जाएगा 300, यानी जेड इक्वल टू कितना होने जा रहा है 10√3। जेड इक्वल टू क्या आ गया 10√3। दैट इज रिफ्रैक्टेड रे भी क्या हो जाएगा, आपको जेड पता चल गया तो आपको तो अब रिफ्रैक्टेड रे ही पता चल गई। रिफ्रैक्टेड रे पता चल गई, इसके मतलब आप रिफ्रैक्टेड रे को लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, जरा ध्यान से देखो कैसे आप लिखते हो। वी ही तो आपके रिफ्रैक्टेड रे थी, तो 6√3 आई था, क्या था 6√3 आई था। फिर क्या था 8√3 था, और z की वैल्यू माइनस जेड था, z की वैल्यू आ गई 10√3 के, यही था ना। लेकिन हमको रिफ्रैक्टेड रे नहीं बताना है, यूनिट वेक्टर एलॉन्ग रिफ्रैक्टेड रे बनाता है। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर प्राप्त करने के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना होता है, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है। भाई कोई वेक्टर है, अगर यूनिट वेक्टर प्राप्त करना है तो क्या करोगे, कुछ नहीं करने वाला है। सिंपली यू मस्ट हैव टू डिवाइड द गिवन वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो गिवन वेक्टर हमारे पास क्या है, हमने फाइंड आउट कर जिस एक वेक्टर के एलांग निकालना है वो वेक्टर चाहिए हमको, तो वो हमें मिल चुका है। वो 8√3 है और ये है 10√3 k है, और इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं इसके मैग्नीट्यूड से। ये क्या है 108 है, ये क्या है 192 है, और ये क्या है 300 है। ये क्या है 300। 300 प्लस 300 कितना हो जाता है 600। गुड, अच्छी बात है। तो यूनिट वेक्टर का आप क्या हो जाएगा 6√3 i 8√3 j माइनस 10√3 k, और ये कितना हो गया 10√3√2। 10√6 नहीं लिखा हमने, क्यों नहीं लिखा, हम इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, वी आर वेरी सेल्फिश इन नेचर। हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं जिससे हमारा फ़ायदा ना हो। हमको साफ दिख रहा है कि अगर √3 निकलते हैं तो हमको ये सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या मिल गया, ये है आपका 0.6i, ये हो गया आपका 0.8j, और ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये हो गया आपका k डिवाइडेड बाई 1 या मल्टीप्लाइड बाई 1/√3। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर।